back straight. Bring your mind totally in this moment, keeping all your thoughts and activities aside, and gently bringing your palms in Namaste Mudra. Joining your hands, we will start with the Shanti Mantra chanting. Breathe in and let's chant together. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरि ओम. Gently rub your palms and massaging your eyes. You may slowly open your eyes. Namaste. थैंक यू. चलिए, एक हमारा टाइप्स ऑफ स्टडी हमने पढ़ा था ना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके. तो ये सारे क्वालिटेटिव स्टडी है. अब मुझे ये बताइए कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं. हमारा जो डेटा कलेक्शन का मेथड होता है उसमें क्या कैसे होता है, ये मैं पढ़ाई हूँ, आपको बताई हूँ. आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं. आपको अगर क्वालिटेटिव रिसर्च करना हो तो आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे. केस स्टडी, हिस्ट्री मेथड. नहीं, मोड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा. आप इंटरव्यू की तरह करेंगे या फिर कैसे करेंगे. मैम इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन. वेरी गुड. ठीक है. तो ये जितना भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च अभी पढ़ रहे हैं सब में डेटा कलेक्शन का मेथड ऐसा ही होगा. चाहे हम उनके ये इंटरव्यू लेंगे या नहीं तो फिर हम इनका जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखेंगे, या नहीं तो फिर हम इनका जो है क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चन लिखने के लिए देंगे इनको कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे रहा. तो जब भी हम कोई क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो मोड ऑफ डेटा कलेक्शन ये सब में नॉर्मल ही होता है, मतलब ऐसे ही होता है. ठीक है ना. तो सबसे पहले आपका फेनोमेनोलॉजी. अब इसमें क्या है, इसमें है लाइव एक्सपीरियंसेस. एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग द ग्रीफ प्रोसेस ऑफ पेरेंट्स हु लॉस्ट अ चाइल्ड. अब देखिए, अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा, ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे ना मैम ऐसा लगा, ऐसे लगा, मतलब ये अच्छा लगा, या कल भी आपने दिया था फीडबैक. तो जो भी स्टडी हम करते हैं फेनोमेनोलॉजी में वही स्टडी आते हैं जो आप अपने अनुभव से समझते हैं, जिसमें आपका अनुभव जुड़ा रहता है, मतलब जो आपने खुद फील किया है जिस चीज को. ठीक है. तो कभी भी आपको फेनोमेनोलॉजी स्टडी करना होगा तो आपको जो है आपके अनुभव के आधार पे होता है. ठीक है. जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए मैंने आपको क्लास का ही फीडबैक बोला. ठीक है. आप इतनी सारी क्लासेस करते हैं पूरे दिन. मैंने कहा कि मुझे एक फेनोमेनोलॉजी स्टडी करना है कि एमडीवाई का क्लासेस कैसा होता है. ठीक है. तो क्योंकि ये स्टडी मतलब ये फीडबैक आप लोग रोज क्लास कर रहे हैं, रोज क्लास में आ रहे हैं, आपका खुद का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट क्लासेस का आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं. ठीक है. कहीं पे टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, कहीं पे बहुत लेलिएंट है ना. तो ये आपका खुद का ओपिनियन होता है. तो ये आपका खुद का ओपिनियन है क्योंकि आप इस चीज को खुद से अनुभव कर रहे हैं, खुद से फील कर रहे हैं. जब सिंगल एक्सपीरियंस होता है ना, ठीक है, तो हम ये स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इसमें खुद का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए. जैसे कभी भी कोई आप 5 स्टार होटल में जाते हैं, या कभी भी कोई कपड़ा खरीदते हैं, या कभी भी कोई पहला एक्सपीरियंस रहता है आपका, तो आपको फीडबैक बोलते हैं कि मैम आप प्लीज फीडबैक दीजिए, आपका पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, आप लिख के देते हैं. तो वो आपका फेनोमेनोलॉजी रिसर्च में ही आता है कि कभी भी आप जब कोई चीज आपके अनुभव के हिसाब से रिप्लाई करते हैं या फीडबैक देते हैं तो वो आपका फेनोमेनोलॉजी रिसर्च में आता है. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अंडरस्टैंडिंग द ग्रीफ प्रोसेस ऑफ पेरेंट्स हु लॉस्ट अ चाइल्ड. अब जिन पेरेंट्स ने अपना बच्चा खोया है, ठीक है, तो उनको एक्सपीरियंस है ना,
है ना, उनको एक्सपीरियंस है ना इस चीज का, जब मेरे पास बच्चा था और अभी नहीं है, तो मेरा जो है अंडरस्टैंड मतलब फिर अगर मुझे उन पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग समझनी है, ग्रीफ प्रोसेस समझना है, तो मैं यानी तो उनसे पूछ के करूंगी। ठीक है, वो पेरेंट्स मतलब इसमें क्या है कि आपका अपना अनुभव शामिल होना चाहिए अगर आपको ये रिसर्च करना है तो। ठीक है, आ गया समझ में सबको इतना? यस मैम। मैम ठीक है, इसमें कोई ये और एग्जाम्पल कैसा होगा मतलब? अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई होटल में जाते हैं, फाइव स्टार होटल में, ठीक है, तो आपसे पूछता है, या आप मॉल में ही जाते हैं, ठीक है, तो आपसे पूछता है ना कि आपका फीडबैक क्या है मैम, बताइए आपको कैसा लगा इस मॉल में, आप पहली बार आई हैं, ठीक है, तो आप बोलती है ना कि हाँ ये अच्छा था, ये सब ठीक है, यहाँ पे ये चीज होना चाहिए। तो वो आप अपने जब खुद के अनुभव से किसी भी रिसर्च को करती है ना, जिसमें आपका अनुभव शामिल होता है, ठीक है, उसको हम फेनोमेनोलॉजी रिसर्च बोलते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, तो ये मोस्टली फीडबैक का ही होता है कि जैसे आप हॉस्पिटल गए, तो आपको हॉस्पिटल से निकलने के बाद अगर आप एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल आपसे एक फीडबैक फॉर्म लेता है, हर जगह है आजकल तो फीडबैक, तो ये काइंड ऑफ फेनोमेनोलॉजी रिसर्च ही है उनके लिए, हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसीलिए इसमें लिव्ड एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये रिसर्च होता है। जैसे अभी मैंने आपसे बोला, मान लीजिए कल आपको राहुल सर पूछे कि आपकी दिन में 10 क्लासेस हो रही है, ठीक है, तो आप क्योंकि 10 क्लासेस को एक्सपीरियंस किए हुए हैं, तो सबके लिए आपका फीडबैक अलग अलग होगा ना, सारे टीचर्स के लिए अलग होगा, क्लासेस के लिए अलग होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ठीक है, आपको टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, तो सबका फीडबैक आप अलग अलग देंगे। तो ये जो है क्योंकि आप लोग इस चीज को अनुभव किए हुए हैं, सारे क्लासेस को, आप लोग पतंजलि योग सूत्र की क्लास कर रहे हैं, मेरी क्लास कर रहे हैं, और भी बहुत सारी क्लासेस चल रही है ना, तो ये एक टाइप का जो है, जब हम अपने एक्सपीरियंस से, किसी के एक्सपीरियंस से जब हम कोई रिसर्च करते हैं, तो उसको हम फेनोमेनोलॉजी कहते हैं। और ये मेनली फीडबैक रिसर्च ही होता है, मतलब फीडबैक ही देना होता है इसमें, यानी तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिया और आपको लिखना होता है, ठीक है, यानी तो इंटरव्यू के थ्रू पूछते हैं, ठीक है। मैम तो इसमें भैया अगर हमसे पूछते हैं तो ये उनका रिसर्च होगा और हमारा वो एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप उनके सैंपल हो गए। मान लीजिए राहुल सर को ये पता करना है कि किसकी क्लास ज्यादा अच्छी है, एक एक आपको लास्ट में ना आपको एक फीडबैक फॉर्म भी मिलता है कि सारे टीचर्स का आपको लिखना होता है, तो एक तरह का ये आपके राहुल सर के लिए फेनोमेनोलॉजी रिसर्च हो गया, हाँ ठीक है। मैम, जैसे कि आजकल ये भी होता है, जैसे हम स्कूल वगैरह में एडमिशन लेना होता है, हाँ हाँ, देखते हैं बच्चों के लिए कि कौन सा स्कूल अच्छा है, तो हम्म, और लोगों से, अपने रिलेटिव से पूछते हैं भाई आपका स्कूल बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, कैसी पढ़ाई है, तो हम मतलब वो जगह जगह पूछकर फिर जो अच्छा होता है उसमें बच्चे को डालते हैं, तो ये भी इसी तरीके से आएगा। हाँ ये भी इसी तरह की है, लेकिन आप जो स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं, जिन भी पेरेंट्स है, उन पेरेंट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस स्कूल में। हाँ जी मैम, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं ना हाँ, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और आप उनसे पूछ रहे हैं, तो ये भी आपका एक फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च ही हुआ, ठीक है। अब है आपका इथनोग्राफी। इथनोग्राफी होता है कि मान लीजिए कि जब मैं पीएचडी कर रही थी, तो मैं बेंगलोर से कर रही थी, अब मैं दिल्ली आ गई हूँ, ठीक है, तो अब होता क्या है कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का बिहेवियर, साउथ साउथ इंडिया का और यहाँ का नॉर्थ का बहुत डिफरेंट है, ठीक है, हर जगह का डिफरेंट होता है। मैं आपको बस अपना एक एग्जांपल देके बता बता रही हूँ, ठीक है। तो जब भी हम किसी कल्चर पे स्टडी करते हैं ना, ठीक है, किसी के भी कल्चर के ऊपर, चाहे वो नॉर्थ साउथ हो, या कहे या कोई जिप्सी हो, ठीक है, या कोई जो है किसी के भी कल्चर पे जब हम कोई स्टडी करते हैं, क्योंकि देखिए हर कल्चर पे क्या होता है, उनका फूड हैबिट, उनका क्लोथिंग, उनका जो है रहने का तरीका, वो सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ऐसे स्टडी को जो है हम लोग इथनोग्राफी करते हैं, जब हम लोग उनके कल्चर प्रैक्टिसेस और बिहेवियर के ऊपर हमें करना होता है, तो ठीक है। जैसे यहाँ पे नोमैडिक ट्राइब्स का दिया हुआ है कि जो जंगल में रहते हैं, जो बहुत सारे ट्राइब्स अभी भी जंगल में रहते हैं, तो आपको उसमें जो है उनका, अगर आपको उनके बारे में जानना है, ठीक है, कि वो कैसे रहते हैं, वो जंगल में रहते तो खाते क्या है, उनका डेली रूटीन क्या है, ठीक है, इस तरह के लोगों के बारे में जब आप किसी ट्राइब के बारे में जानना चाहते हैं, किसी कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, किसी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऐसे में जो है ऐसी रिसर्च जो होती है उसको इथनोग्राफी बोलते हैं। देखिए इसमें दो वर्ड आता है, एक आता है इटिक और एक आता है इमिक,
ठीक है, ये एक बार नेट में आया हुआ है और मुझे लगता है ये पिछले साल पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, पिछले साल। हाँ, क्या बोला आपने? एथिक? इसमें तो हाँ मैं बता देती हूँ। एक वर्ड है ETIC, ओके, ठीक है, और एक वर्ड है EMIC, एमिक। इमिक, इटिक और इमिक। ये एक्चुअली मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैं इसका क्वेश्चन पेपर में एक बार ये वर्ड देखी थी कि उन्होंने इटिक और इमिक पे क्वेश्चन पूछा था, इथनोग्राफी रिलेटेड से ही था कि इथनोग्राफिक में इटिक और इमिक कौन सा है। तो देखिए ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नोमैडिक ट्राइब के बारे में दिया है, तो हम किसी भी ट्राइब को ही ले लेते हैं, ठीक है। हमें किसी मतलब कोई ट्राइब है जिसके बारे में जानना है, तो इसको आप दो तरह से स्टडी करते हैं। यानी तो ऑलरेडी आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन हो इस ट्राइब का, मतलब ऑलरेडी उस ट्राइब के बारे में किसी रिसर्चर ने रिसर्च किया हो और आपके पास कुछ रिसर्च मतलब कुछ नॉलेज है उसकी, और उस नॉलेज के बेसिस पे आप उसको ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं कि वो कब क्या करते हैं, उनको पता नहीं है, लेकिन आप उनको देख के ऑब्जर्व करके अपना रिसर्च कर रहे हैं और कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है। लेकिन कुछ इथनोग्राफी रिसर्च में ऐसा भी होता है कि आपको उनके कल्चर में जीना पड़ता है, उनके साथ रहना होता है, उनके साथ खाना होता है। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे रिसर्च में, तो रिसर्चर को क्या होता है कि उनका पार्ट बन के रहना पड़ता है। तो जब रिसर्चर खुद इन्वॉल्व होता है, मतलब पर्सनली इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उनके साथ खा रहा है, उनके साथ पी रहा है, उन्हीं के साथ जीवन जी रहा है अपने रिसर्च को करने के लिए, तो इसको EMIC, इमिक बोलते हैं, ठीक है। रिसर्चर को उसका पार्ट बनना पड़ता है ऑफ दैट कल्चर। रिसर्चर शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर, कि उसको पर्सनली वहां पे इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसको उनके साथ टाइम बिताना होता है, उनके उनके तरह रहना होता है। उसके बाद वो अपने एक्सपीरियंस से उस पर रिसर्च करते हैं, ठीक है, उनके साथ मिलजुल के रहना होता है। और एक तरह से रिसर्च होता है कि हम दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है और हम दूर से ही रिसर्च कर रहे हैं उनको देख करके कि वो इस टाइम में निकलते हैं, वो इस टाइम में जाते हैं। ऑलरेडी मेरे पास थोड़ा सा डेटा है उस ट्राइब के बारे में, हम पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम पर्सनली उनके साथ रह नहीं रहे हैं, उनके साथ खा पी नहीं रहे, बस हम दूर से देख करके उन पे रिसर्च कर रहे हैं और ऑलरेडी हमारे पास पहले से भी डेटा है, ठीक है। Actually, I'm remembering the movie Jurassic Park. अच्छा So that comes under which one? Ethno, emic or ethic? I was thinking. सो पर्सनली तो उसमें जो है आप जुरासिक पार्क इमिक तो नहीं हो सकता है मैम। नहीं, हाँ वही। या तो दिस इज, और इटिक क्या होता है, ETI से, कि हम दूर से ही देख के पता कर रहे हैं, ऑलरेडी मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे जो है उस इन्फॉर्मेशन में और एड ऑन करने के लिए हम दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस टाइम में ये लोग आते हैं, इस टाइम में नहाते हैं, इस टाइम में यहाँ ये, मतलब उसमें जो है हम ट्राइब के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, हम दूर से ही स्टडी कर रहे हैं उनको देख करके, ठीक है। तो जब हम इन्वॉल्व होते हैं, पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो वो हमारा इमिक होता है, EMIC। और जब हम पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, दूर से काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इटिक, ETIC। उसको आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू भी बोलते हैं, मतलब आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू पूछा था इसमें आपसे शायद, मैंने नोट डाउन किया हुआ था। तो आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू जब भी होगा इथनोग्राफी रिसर्च में, तो उस वर्ड को ETIC बोलेंगे, कि हम दूर से ही देख रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था और इटिक और इमिक वर्ड भी आया था उसमें। तो अगर फिर से दोबारा रिपीट होता है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ भी नहीं है। बस जब हम इन डेप्थ अप्रोच लगाते हैं, हमको उसका पार्ट बनना पड़ता है, तो EMIC इमिक हो गया। और अगर हम दूर से ही रिसर्च कर रहे हैं एक आउटसाइडर की तरह, कि हाँ हम देख रहे हैं कि कब ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे होते हैं ना, हम लोग भी जहाँ पे रहते हैं सोसाइटी में रहते हैं, तो बहुत सारे फैमिलीज में आदत होती है कि जो है वो देख रहे हैं वो लोग, वो कब 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 आ रहे हैं, कब घुस रहे हैं, बच्चे कब आ रहे हैं, कितने गेस्ट आ रहे हैं, है ना। तो दूर से ही जो है देख करके जो है सारा कुछ पता लगा लेते हैं। तो लोग तो यही रिसर्च करते हैं, इथिक वाला। हाँ इटिक वाला, ठीक है। एमिक वाला कब आता है कि फॉर एग्जांपल
हाँ, I was just remembering, like when we go to our grandparents' house and all, when we were small kids, तो तभी क्या उनका जो टाइप का ट्रेडिशन जो वो करते हैं, पहले उठ के नहा के पूजा पाठ करते हैं, मीन्स इवन दे मेक अस इन्वॉल्व इन देयर हैबिट, दे वैसा वो हो सकता है क्या एमिक? दैट इज हाँ, लाइक एमिक ये हो सकता है कि आप, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स भी जो है ना, उनका वो अलग कल्चर के होते हैं। जब इंटरकास्ट मैरिज होता है स्पेशली, या जो है मदर फादर का घर बहुत दूर होता है ना, तो उनके साथ भी होता है कि आप उनका जीवन जी रहे होते हो उस जीवन समय। जीना, हाँ वैसा, दैट इज एमिक, राइट? यस, दैट इज एमिक। या शादी बहू का तो ऐसा ही होता है। हाँ, ठीक है। तो No, जब I आप remember I used to go to grandparents' place, and my grandma used to habituate to that habit. I हाँ, still नहीं remember. नहीं, ये कनेक्शन तो होना चाहिए मैम। जब आप ऐसे कनेक्शन से समझेंगे ना, तो आप भूलेंगे नहीं हाँ, चीज को। वही, that's yeah. ठीक है। तो ये बस ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैं ये वर्ड नोट डाउन कर लेती। इटिक और इमिक, ये कुछ भी नहीं है, बस छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में पहली बार देखते तो समझ में नहीं आता क्या है ये। ठीक है, तो ये दो आपका हो गया। अब है आपका ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी में क्या है, फोकस में डेवलपिंग थ्योरी फ्रॉम डेटा। एग्जाम्पल में है एक्सप्लोरिंग हाउ पेशेंट एडॉप्ट टू क्रोनिक डिजीजेस। ठीक है, देखिए अब क्या होता है कि ग्राउंडेड थ्योरी ना फंडामेंटल रिसर्च की तरह ही होता है, जो बेसिक रिसर्च हमने समझा था ना। ठीक है, कि हमने क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक ले लीजिए आप, जैसे रिजिलियंस ही ले लीजिए। रिजिलियंस मतलब पता होता है क्या है? सबको पता है रिजिलियंस क्या होता है? रिजिलियंस का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? रिजिलियंस का मतलब Resistance to something. That one, resilience. करेक्ट करेक्ट। To withstand. रिजिलियंस का मतलब होता है कि रिकवर फ्रॉम चैलेंजिंग सिचुएशन। Yeah. जैसे मान लीजिए कि आप लोग डेली क्लास करने आ रहे हैं, ठीक है, और आपके पास भी तो बहुत सारे इफ एंड बट्स होते होंगे ना, कि आज घर में कोई आ गया, आज हमें बाहर जाना है, आज मार्केट जाना है, आज घर में फेस्टिवल है ना। तो फिर भी आप, रिजिलियंस का मतलब होता है कि फिर भी आप जो है इस क्लासेस को कर रहे हैं, मतलब आपकी सिचुएशन चैलेंजिंग है, फिर भी आपने गिव अप नहीं किया है। समझ रहे हैं? रिजिलियंस का मतलब होता है कि आप एक चैलेंजिंग सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी आपने ये नहीं कहा कि मैं क्लास नहीं करूंगी, या आपने गिव अप नहीं किया। आप, आपके साथ बहुत सारे जो है मल्टीटास्किंग है, बहुत सारी यहाँ पे हाउसवाइफ भी होंगी, बहुत सारे जो है फुल टाइम जो है पढ़ने वाले लोग भी होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टूडेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन सब में रिजिलियंस है कि उसको गिव अप नहीं करना है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, मुझे नेट का एग्जाम देना है तो देना है, मैं बीमार भी हो जाऊं तो भी मैं 6 महीने से जिस चीज के लिए तैयारी कर रही थी या कर रहा था, मुझे एग्जाम देना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि हम एक थ्योरी बिल्डअप करते हैं। ठीक है, डेटा बनाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए रिजिलियंस पे ही है, रिजिलियंस पे ही हम काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि मैं कहा थी, रिजिलियंस पे ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से जो है ना डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे इसके लिए, कैसे डेटा कलेक्ट होगा बताइए? अगर कोई रिजिलियंस है या नहीं है, या मतलब, तो इसको कैसे पता करेंगे अगर मुझे क्वालिटेटिव स्टडी करना है, रिसर्च करना है तो? सैम्पलिंग जैसे रैंडम सैम्पलिंग। हाँ जी, No, that means what criteria you have to consider. You're asking. अब ये Criteria क्या होगा? अब इसकी थ्योरी बनाने के लिए, अब जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछा आपसे, और मैं सबके बारे में बता दी कि आपके अंदर ये रिजिलियंस है या नहीं है ना? ठीक है, ये वर्ड है या नहीं है आपके अंदर, ये मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछी, मैंने बता दिया कि मैम आप बहुत रिजिलियंट हो। बहुत सारा आपने वो भी खेला होगा ना, कि आपने 5 क्वेश्चंस के जवाब दिए, तो फिर आपको पता लग गया कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है
है ना? like interview या Means interaction by type. observation, ma'am. You daily you see us. कि every day we are attending class. Every day So you are that is, attending the yeah, class, that correct? is one. Every day we are attending class, and that too, like when you are teaching something, asking questions, we are responding to that. That is also one more thing. We are alert and attending. So here what is happening, we are in grounded theory, we are developing a theory from Um, the data. So data is a qualitative in nature. Okay, so here what we do, that through the newspaper, through the interview expert, through the psychologist, through the case study of different resilient people. So what we are doing, we are collecting the characteristic from different sources. अब resilience के जितने भी people जिसके अंदर resilience है, हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में आता है कि किसी की स्टोरी आती है कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये थी, ठीक है, कि वो बहुत ही ऑर्गेनाइज थे, वो अपने टाइम पे सारा काम planned, करते थे। planned and मैम organized. इसमें इंटरव्यू भी तो होगा ना, बिकॉज बिना किसी इंटरव्यू, से हाँ, इंटरेक्ट हुए अब हम मान कैसे लीजिए जा कि, सकते हाँ, हैं? अब मान लीजिए कि कोई रेजिलियंट पीपल है जो बहुत सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, तो उनका इंटरव्यू लेकर के हम कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, ठीक है, केस स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल डेप्थ में एनालिसिस कर सकते हैं उनका कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं कि जो है, जो थ्योरी हम कैसे कैसे करेंगे, थ्योरी हम बनाएंगे कि हमने जो है स्टिकी नोट, समझते हैं ना, कि हमने अपने टेबल पे लगा दिया स्टिकी नोट्स कि हाँ, कि पेपर से मुझे ये वर्ड्स मिले कि जो रिजिलियंट होंगे उनके उनके वो जो है बहुत ब्रेव होंगे, वो जो है कभी गिव अप नहीं करते होंगे, उनके लिए वो बहुत मोटिवेशनल होते होंगे। तो मतलब एक एक वर्ड करके जो है मैं लिखते गई और 10 वर्ड इस तरह का लिख ली, ठीक है, और फिर उसको रिफाइन की, और फिर उस 10 वर्ड से फिर जो है, मतलब मैं 5 वर्ड को छाटी, इस तरह करके मैं एक थ्योरी बना ली कि जो जो रिजिलियंट पीपल होते हैं उनके अंदर अंदर ये क्वालिटी होता है। तो एक रिजिलियंट पर्सन की जो है ये क्वालिटी बनी ना, एक थ्योरी बनाया ना हमने। तो इसी तरह जो है, हम जब भी ग्राउंडेड थ्योरी होती है तो हम उसमें जो है थ्योरी डेवलप करते हैं किसी पर्सन के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, जरूरी नहीं है कि पर्सन। मैं आपको एक रिजिलेंट पे बस एक जो है आपको एक बताई कि इसमें कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है, कि डेटा कलेक्शन का मेथड क्या क्या हो सकता है, कि पेपर में बहुत सारे लोगों का आता है कि ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, अभी सुनीता विलियम्स इतने दिन तक जो है स्पेस पे थी, ठीक है, वो भी तो रिजिलेंट है। मैं उनसे ये इंटरव्यू की कि मैम आपने क्या क्या किया, कैसे उस वहां पे अडॉप्ट किया, आपको क्या, तो इस तरह के लोग, मतलब मैं उनके क्वालिटी के बारे में जानना चाहूंगी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है मैं बहुत सारे जो है रिसर्च पेपर में केस स्टडी होगी इस वर्ड पे, तो मैं सारे सोर्सेस को इकट्ठा करके जो सब में कॉमन था, ठीक है, जो न्यूज़पेपर में भी था, जो इंटरव्यू में भी था, जो केस स्टडी में भी था, जो सब में कॉमन था, उस कॉमन जो है मैं वर्ड्स निकाल ली। उसके बाद फिर जो है उसको मैं बहुत सारा इसमें कोडिंग होता है, Theory. जैसे ओपन कोडिंग होता है, एक्सेल, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, बस आपको ये समझना है कि ग्राउंडेड थ्योरी में हम थ्योरी डेवलप करते हैं जो डेटा हम ऑलरेडी कलेक्ट किए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, एक्सप्लोरिंग हाउ पेशेंट एडेप्ट टू क्रॉनिक डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीज होता है ना, जो जिनका कुछ इलाज नहीं हो पाता है आगे आगे जा करके, एक क्रोनिक होता है, एक एक्यूट होता है ना, क्रोनिक से फिर एक्यूट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो जो है तो इसमें जो है ग्राउंडेड थ्योरी लिखा ही हुआ है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें थ्योरी डेवलप होता है ऑलरेडी, जो डेटा है आपका उससे डिफरेंट सोर्सेज से हम डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फिर उसमें जो कॉमन होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर उस पॉइंट को फिर जो है हम एक न्यू थ्योरी बनाते हैं कि जो रेजिडेंट पीपल होंगे उनमें ये क्वालिटी होगी। Ma'am, here resilience is the only factor considered. No, I am just giving you the The example. example. Okay. Yeah, I'm just giving you the example so that you can understand. And it is not necessary that this is the only one factor. Mm-hmm. Okay. फिर मेरा ये हो गया, 1 मिनट ये स्टक हो गया, फिर मेरा स्लाइड नहीं मूव हो रहा है।
स्लाइड विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, Okay. visible. अब आपका जो है केस स्टडी है। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी में होता है जो मैं आपको उस दिन बताई थी कि CID सीरियल है, ठीक है। किसी भी एक टॉपिक पे जब हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, केस स्टडी का मतलब होता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ सिंगल केस और इवेंट, ठीक है। अब जैसे है एग्जांपल में इन्वेस्टिगेशन द रीबिल्डिंग प्रोसेस आफ्टर अ नेचुरल डिजास्टर इन वन टाउन। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए आपको बस एग्जांपल से याद रखना है, क्वेश्चन बहुत डेप्थ में नहीं पूछती है, आपको नेट में नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि केस स्टडी में क्या होता है, नैरेटिव रिसर्च में क्या होता है, ताकि आपको ये नया ना लगे, ठीक है ये सारा क्वालिटेटिव रिसर्च ही। तो केस स्टडी में क्या होता है, जैसे आप CID देखते हैं, किसी भी एक केस के ऊपर डीपली जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, डीप इन्वेस्टिगेशन, बहुत बार क्या होता है कि केस स्टडी को, जो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है, हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। केस स्टडी ऐसा ये है कि हम इसमें बिल्कुल इन डेप्थ होता है, जैसे कि क्या हुआ, बहुत तरीके से मर्डर होता है ना। अब लेकिन क्या एक मर्डर को दूसरे मर्डर पे वो होगा जनरलाइज कि दूसरा भी ऐसा ही हुआ होगा, तीसरा भी ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। तो इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। केस स्टडी में बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस होती है, लेकिन हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, जो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है, ठीक है। तो ये था आपका केस स्टडी हो गया। फिर है आपका नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च है पर्सनल स्टोरी और एक्सपीरियंसेस, एग्जांपल एनालाइजिंग द लाइफ स्टोरी ऑफ वार वेटरन्स। अब नैरेटिव, किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। नैरेटिव रिसर्च का मतलब होता है कि जैसे आपने वो है ना, कौन सा मूवी था, 12वीं फेल, है ना, एक मूवी आया हुआ था ना जो IAS बन जाता है, वो 12वीं फेल था, है ना। तो नैरेटिव रिसर्च का मतलब होता है कि जब हम किसी के पर्सनल स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस, तो उसमें क्या था, उसमें उसका स्ट्रगल दिखाया गया था कि उसने, वो कितने छोटे गांव से था, फिर वो जो है बड़े, मतलब कैसे उसने स्ट्रगल किया, बाथरूम साफ किया, मिल में काम किया, पैसे नहीं होते थे उसके पास, उसके बाद वो जाकर के अपने IAS का जर्नी कंफर्म, मतलब उसका हुआ और वो IAS बना, है ना। तो जब हम किसी के पर्सनल स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस के बारे में रिसर्च करते हैं, तो उसको जो है हम नैरेटिव रिसर्च कहते हैं। जैसे 12वीं फेल जो है आपका एक नैरेटिव रिसर्च था, ठीक है। किसी भी पर्सन के बारे में जब हम उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, उसके स्टोरी को, उसके कि उसके उस सिचुएशन कितना अपोजिट था उसके लाइफ में, फिर भी उसको जो करना था वो करके रहा, ठीक है। उसको इंग्लिश नहीं आती थी, वो क्वेश्चन नहीं कर पाता था, लेकिन उसने बहुत मेहनत किया, पैसे नहीं होते थे उसके पास, ठीक है। जिसने देखा है स्टोरी ये वाला, जिसने मूवी देखा हो ये वाला, तो उनको पता होगा। तो फिर भी उसने जो है अपना IAS का कंप्लीट किया उसने, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जब भी हम किसी के पर्सनल स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उसको हम नैरेटिव रिसर्च कहते हैं, ठीक है। एक्शन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इसको साइक्लिकल रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिकल प्रोसेस, मतलब इसमें 4 चीज होते हैं, इसमें प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, ये चार चीज है। तो ये चारों चीज होने के कारण इसको हम साइक्लिकल रिसर्च भी बोलते हैं, यानी तो एक्शन रिसर्च कहते हैं। अब ये क्या है, फोकस है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोलैबोरेटिवली, और एग्जांपल है वर्किंग विथ टीचर टू डिजाइन बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अब ये देखिए, इसमें क्या होता है ना कि ये रिसर्च बड़ा क्विक होता है, और इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करते हैं। पहले हम प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें है कि मान लीजिए कोई स्कूल है। अब कोई स्कूल में जो है अचानक से बच्चे आने कम हो गए। पहले उनके पास 50 बच्चे आते थे, ठीक है, 500 बच्चे आते थे, चलिए स्कूल है 500 का लेके चलते हैं। 500 बच्चे थे स्कूल में, अचानक से 200 बच्चे कम हो गए और 300 बच्चे ही बचे। तो अब प्रिंसिपल मैम ने कहा कि भाई तुम मुझे एक रिसर्च करके बताओ कि बच्चे कम क्यों हुए, आखिर हमारे स्कूल में कमी क्या थी, ठीक है। ये टीचर की वजह से है कि टीचर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या स्कूल की मैनेजमेंट सही नहीं है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, XYZ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लान करेंगे,
फिर उस पर एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर उस पर एक्शन, फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो है बहुत शॉर्ट टर्म रिसर्च, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता कि 1 साल लगा दिए, 2 साल लगा दिए, इसको क्विकली करना होता है। ठीक है, तो जब भी कहीं पे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात आए तो उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। ये साइक्लिकल इन नेचर होता है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये चारों चीज याद रखिएगा। ये आता है ये क्वेश्चन एक्शन रिसर्च के बारे में। ठीक है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ठीक है, और इसमें और भी है, और कौन सा था इसमें, हाँ, हिस्टोरिकल रिसर्च भी होता है। ठीक है, जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया कि जो आर्काइवल डाटा है या जो सेकेंडरी डेटा है, वो जो मेन डेटा वही होता है कि जो ऑलरेडी हो चुका है आपके लाइफ में, जो हिस्ट्री है आपके लिए। ठीक है, जैसे कि अभी बहुत सारे होते हैं ना कि यहाँ पे ये मिला तो पहले ऐसा होता होगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पन कल्चर है, मोहनजोदारो है, तो ये सब कैसे हुआ? इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च ही हुआ। इसमें हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये चीज ऐसा है, उस समय टाउनशिप का कल्चर था, बहुत अच्छा हुआ करता था, वहां घर बने बने मिले। ठीक है, तो इसमें एक और है जिसको हिस्टोरिकल मेथड या हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। तो ये इतने सारे जो है आपके रिसर्च है, टोटल 6-7 रिसर्च है क्वालिटेटिव रिसर्च में। और पहले इस पे क्वेश्चंस बहुत आते थे और अभी भी पूछे जाते हैं कभी कभी। तो बस ये याद रखिएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके अनुभव के आधारित है, ये आपके कल्चर से रिलेटेड है। ग्राउंडेड थ्योरी में कोई हम किसी भी चीज को लेके एक थ्योरी डेवलपमेंट करते हैं, ये फंडामेंटल रिसर्च भी हो गया, यही आपका बेसिक रिसर्च भी हो गया। ठीक है, मैम केस स्टडी। मैम इसमें 1 सेकेंड सॉरी, इसमें लाइक they will give a statement and they will ask whether it is penology or ethnology or ground, ऐसा ऑप्शंस देते हैं। हाँ, Like that मैं 1-2 क्वेश्चन दे दूंगी आपको। हम्म ठीक है, अभी कल के टेस्ट में भी कुछ क्वेश्चंस बने हुए मैंने दिए नहीं है, परसों के टेस्ट में। तो हम्म इसमें से जो क्वेश्चंस और जो भी क्वेश्चन मैं बना रही हूँ ना, ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए वो क्वेश्चंस। ठीक है, मैं खुद से कुछ भी अपने से बना के नहीं दे रही हूँ। तो इससे भी मैं कोशिश करूंगी, अभी जो क्वेश्चन थोड़े से बचे हैं मैं इससे आपको क्वेश्चन दे दूं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, ठीक है, लेकिन ऐसे ही पूछते हैं क्या वो कि मींस हाँ, वो आपको दे देंगे कि यहाँ पे लाइव हाँ, एक्सपीरियंसेस था, उस वो आपको एक कहानी बना के दे देंगे, ऐसे ऐसे रिसर्च हुआ है, अब ये कौन सा रिसर्च है, या ये पूछ लेंगे कि इसमें से क्वालिटेटिव रिसर्च। अब लेकिन इतना होता है। सिंपल पूछते नहीं है, हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है, ये सारे रिसर्च में हो क्या रहा है। ये सारे क्वालिटेटिव रिसर्च है, और इसमें बस आपको ये है कि अब बोल देंगे कि एक कल्चर पे जो है एक रिसर्चर गया है वहां पे गांव में, उसने उसके कल्चर पे किया, तो इसमें कौन सा रिसर्च है। ठीक है, ओके, तो हाँ इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। मैम ओनली 10 क्वेश्चंस हाँ 10 क्वेश्चन, हाँ, only 10 questions. फॉर ईच सब्जेक्ट। Whatever I will share the question, na, whatever I will give the question, that questions are from UGC NET exam. ओके ओके फाइन Okay, so that you can understand that what type of questions are coming in the research. ओके या तो ये है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च जो आज ओवर हो गया, ये बचा हुआ था तो मैं सोची आपको पढ़ा दूं, क्योंकि आप लोगों को, बहुत लोगों को अगर क्वालिटेटिव रिसर्च करना है तो आप लोग समझ जाइए कि आपको करना क्या है। ठीक है, कौन सा रिसर्च करना है। आप अगर अर्थराइटिस पे ही करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आपको जो है क्वालिटेटिव रिसर्च करना है तो आपके लिए कौन सा टॉपिक बेटर। हाँ जी, बताइए। we questionnaires if we are doing for example in a spiritual study हम्म, कि पतंजलि योग सूत्र जो है वी अंडरस्टैंड इट एंड वो पतंजलि योग सूत्र बिफोर अंडरस्टैंडिंग द सूत्र व्हाट वाज आवर स्टेट ऑफ माइंड एंड आफ्टर वी अंडरस्टैंड द सूत्रास एंड इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ so what will be the changes the questionnaire it's like a वो questionnaire बनाते हैं ना वो भी qualitative research ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। ओके कि आप पहले योगा में नहीं थी, फिर योगा के बाद आप में क्या इस तरह के रिसर्च हुए हुए हैं मैम, आप एक बार देखेंगे ना गूगल स्कॉलर पे भी, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च में ही आएगा आपको। ओके उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में स्पेसिफिक लाइक वेदर इट कैन बी ऑफ व्हाट टाइप। ओके, व्हाट टाइप। हाँ केस स्टडी बेस्ड नरेटिव आपने जो बताया ना तो उसमें होगा क्या। उसमें देखिए ये आपका आप अपने एक्सपीरियंस स्टडी स्पिरिचुअल स्टडी का हाँ हाँ, तो दिस इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस ना मैम। हाँ ओके ठीक है, no not ये आप my अपने experiences- experiences I give the questionnaire like what you know ma'am
क्वेश्चनियर्स बनाता है ना कि जिनको अभी पतंजलि PYS I was not aware of, but when I learned the sutras and when I implemented that, there will be a behavioral changes also. So Okay. in that is a qualitative research based on the questionnaires. How we would make out that there are changes? There should So be you some wanted to develop. parameters. So you wanted to develop a questionnaire, correct? Questionnaire, because you should how the changes are measured. Uh, It comes to quantitative then. Ma'am, 2-3 things will be happen that either you work on the psychological variable. Psychological variable. Before your anxiety level is very high. Okay. Okay. Before reading the Patanjali Yoga Sutra, after reading the Patanjali Yoga Sutra, now you feel relaxed. You are not so Yeah. much anxiety. So you have to use Develop- that psychological variable questionnaire. Psychological variable questionnaire. Different questionnaires are there. narrative It is research हुआ ना, available. Yeah. नैरेटिव रिसर्च में आएगा ना, बिकॉज एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं अपना पर्सनल्स, तो वो नैरेटिव भी हो सकता है ना, क्वालिटेटिव। नैरेटिव एक्चुअली क्या होता है ना, ये नैरेटिव होता है कि कहानी की तरह होता है। नैरेटिव रिसर्च जब भी होता है ना, तो आप ये ध्यान रखिए कि ये कहानी है, एक आदमी का कहानी है कि जैसे हेलन केलर स्टोरी है, डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी हुई है एक, ठीक है। तो ये जो है आप इसको ना नैरेटिव रिसर्च को कहानी के तौर पे याद रखिए कि किसी की जो है नैरेटिव रिसर्च तब होगा जब आप उसका जो है पर्सनल स्टोरी एंड एक्सपीरियंसेस, तो पर्सनल स्टोरी और एक्सपीरियंसेस जो है उसके हो सकता है नैरेटिव रिसर्च भी हो सकता है, लेकिन जैसे आप क्वेश्चनएयर यूज करेंगे ना मैम, जैसे आप एंजाइटी का क्वेश्चनएयर यूज करेंगे तो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाएगा, फिर वो क्वालिटेटिव नहीं होगा। नहीं, इधर आपने बोला ना कि साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स, यू हैव टू डिजाइन दैट साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स, so then it becomes qualitative only, ना? हाँ, साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स मैम एक्चुअली होता क्या है कि जो साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स भी आप यूज करते हैं ना, वो होता है क्वालिटेटिव इन नेचर। ओके। जैसे मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ, एक डिप्रेशन का एग्जांपल देती हूँ। अब उसमें 10 क्वेश्चन है डिप्रेशन के, मैं क्वेश्चनएयर भी दिखा दूंगी आपको कि इसके क्वेश्चनएयर कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें 10 क्वेश्चनएयर है, तो 10 क्वेश्चनएयर में उसमें ना थ्योरी बनी हुई है कि जो लोग डिप्रेसिव होते हैं वो बहुत ज्यादा खाते हैं, यानी तो बहुत कम खाते हैं। ओके, ठीक है, वो बहुत कम सोते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ना क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि आपकी फूड हैबिट कैसी है, स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न कैसी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उसमें ना आपको लिकेट स्केल रहता है कि वेरी मच, सो मच, एक्सट्रीम, इस तरह करके ना आपको उसको टिक करना होता है। ओके, तो क्वेश्चनएयर इज क्वालिटेटिव इन नेचर। क्वालिटेटिव, या दैट्स व्हाट क्वेश्चनएयर व्हेन इट कम्स, इट इज क्वालिटेटिव in nature, but that Likert scale na, the point is given like one for strongly agree, 2 for is agree, 3 for not agree, means some means numbers scoring is given. Scoring is given. So based on that scoring, when you are doing that scoring na, that becomes a quantitative. Yeah. Okay. So the questionnaire is qualitative in nature, but when you did your analysis, na, that becomes a quantitative in nature. Okay. I will So show you research the can questionnaire. involve both qualitative at the initial and quantitative as output. Correct. Yeah. That's empirical means you are quantifying, right? Yeah, empirical means you are quantifying. So it can be a combination of qualitative and quantitative. Suppose you are saying that some changes happens in within yourself after reading the Patanjali Yoga Sutra. Correct. How you will measure that? How we can know? Means you are telling this, okay, but when you are doing that research, so you have to some quantitative data. Yes. So that you can say yes. In the beginning, my life is like this, but after reading Patanjali Yoga Sutra, my life become this, and and I am giving this justification through my questionnaires. Yeah, that means for example, the anger part of it, or your behavioral, like various parameters we have to consider and make a questionnaire. Correct. Okay. Yeah. Got it.
Okay, so now this is we did this types of qualitative research. Now our homework. Now who will show the homework first? I will show, ma'am. I've written 3. Okay, okay, just show me. This is the same case study what we had considered, yoga for Arthritis. arthritis. The same like citations, ma'am. The citations what are given is first one was 44. Then I had seen citation of 134. Is it random or No, it will no, be no. like hierarchy? The citation is same. You okay? This is one. I'm just Three I sharing. have written. I'm just sharing my screen. Okay, you just tell me that. I'm just showing you. For 3, I What checked, is ma'am. the? First three, what they had given citation. First You was did it from Google Scholar, correct? Google Scholar, through Google Scholar only. Okay, Google Scholar. I am opening the Google Scholar. Okay. Yeah. And now tell me what is the title of the study? The same like what we had taken. I gave the keyword arthritis yoga because the effect of Okay, yoga what are on your keywords? What are your keywords? Arthritis. arthritis yoga. That's it. Only 2. Arthritis Yoga. yoga. No, I took the same topic because you were from the beginning. We used to Mhm. do as an Suppose example. I am giving this topic arthritis and yoga. So what is your title? Title of the research? First is yoga for treating rheumatoid arthritis, a systematic review and I meta-analysis. see. So this you did this one, correct? This I got from Google. No, this you got from Google. So I am just asking that you did the literature review. So Yes, what is for the 4 title? I did. First 4. First 4. So what is the title of your this research? The first you are doing 4, na? So what is the title of for the first one? I'm asking. First one is that yoga for treating rheumatoid arthritis. This one, na? This one which Yes, is first okay. one. That is the I'm asking. Yes. So here the cited by 47. 47 researchers have cited this study in their paper. Correct. Second was 46. Third I found 133. How it is arranged in this order? Cited by means how many researchers Have used. before doing study you have to justify your study. So how you can justify your study? By the previous study, the study which already have been done. Yeah. Okay, so cited by 47 means 47 researchers cited this paper on their research. Okay, but I was thinking that it will be in the based on the citations, it will be arranged. Hierarchy. No. Cited by means 47 researchers have cited this paper in their research. Used, huh? Cited means 47. Suppose you are doing. There. They use the concept. Okay, so use this paper. So 47 researchers. Oh, it not be as I just remembered. I think it will be based on citations. The papers will be arranged. More popular is one who have used that paper. Like suppose here it is written 47, but here it is written 133. Okay, so this should paper come is 2020. The year of the publication of this paper is 2020. Okay, that's the year of this paper is 2010. Okay, so this paper is cited more because of two things. One, that paper is old. Okay, and the second is that this paper is good. That's why 133 researchers cited this paper. Yes, ma'am. Now I got. I was thinking in that mind. ये सबको समझ में आ रहा है ये cited क्या है कि 47 रिसर्चर ने ये पेपर को साइट किया है. अब जैसे मान लीजिए मैंने भी अपना रिसर्च किया है, अब मेरा ओपन डिफेंस होगा, तो अब मैं जो रिसर्च की हूँ इसमें भी तो मैं बहुत सारे पेपर्स को जो है ली हूँ ना. अब मैं योगा मॉड्यूल बनाऊंगी, तो योगा मॉड्यूल कैसे बनाऊंगी? जो ऑलरेडी जो प्रैक्टिसेस मैंने लिया है वो प्रैक्टिसेस जो है
क्यों वैलिड है? यानी तो उस पर रिसर्च हुआ होगा, उस आसन पे, उस प्राणायाम पे, या नहीं तो वो बुक में होगा वो टॉपिक, एंशियल लिटरेचर रिव्यू के थ्रू किया होगा मैंने, ठीक है। तो साइटेड Yes. का मतलब होता है कि इतने रिसर्चर ने इस पेपर को साइट किया है, और साइटेशन जितना ज्यादा होता है वो पेपर उतना अच्छा माना जाता है। लेकिन ये भी देखना है कि Yes. दिस पेपर इज हाँ. फ्रॉम 2020 एंड दिस पेपर इज फ्रॉम 2010. Yeah, this I missed. Yeah. Okay. Definitely. Yeah. Now your second point. Second paper was that only yoga as an alternative and complementary approach for arthritis by M. Sharma. By M. Sharma. So this is the name of the researcher. This is the name of the journal. Journal. Journal of Evidence Based Complementary and Yoga. Year. And the year is 2014. Okay. And this journal is listed in SAGE. Okay. Sage means like SAGE means journal. no. Listed. Actually, many papers are comes under SAGE. SAGE is the publisher. Okay. Publisher. Publisher. And this SAGE journal publishes many journals. Okay. Okay. Here one thing I have this thing. The same thing if we give in PubMed or if we give in some other, it will show the same order, or based on the papers published in that website, it will show. That I didn't check actually. No. This will show the same order. This Same order. Yeah. The citation is 45 means 45. The researcher name, the journal name, Okay. the year, everything will be the same. Okay, it's just a search engine. Fine. Yeah, just the search engine is different, but the information which we are getting from Google Scholar, the same information you will get from the PubMed also. PubMed also. Okay, fine. Then fourth one is like here they have defined the topic, the aim. Then in some it was interesting, the methods used and the outcome, like that. Briefly they have given. So the random study of on so much population and those techniques briefly first they have mentioned. What is the method used? Medline through PubMed, Croatian library. What is the database they have used? Web of Science database screen through, like that. Then technique, randomized control trial of yoga in patients with RA were included. Means method they have included what the database, the method used, and the maybe the type also, what kind of design they have used. All those are mentioned. Okay. So did you find any problem? Do you have any problem now in doing literature review? No. Like I got an idea how we have to proceed with by seeing these papers. Like what are the things they use? At least terms. At least got to know. You just carry on with the literature review so that you can. A lot of things. Yeah. Very well. Any other one who did the literature review? Yes, ma'am. हाँ जी, बताइए आपने किस टॉपिक पे किया है? आपका कीवर्ड क्या था? Adult with rheumatoid arthritis yoga use. अच्छा, rheumatoid arthritis. एक मिनट मुझे दीजिए, एक मिनट दीजिए मुझे. सॉरी. रेमेटाइड आर्थराइटिस. अब बताइए ये आर्थराइटिस होता क्या है? जो knee pain, joints, minor joints. ठीक है, चलिए आप गुड, अच्छा टॉपिक को चेंज हो गया, अच्छी बात है. और कीवर्ड यही था ना आपका, रेमेटाइड आर्थराइटिस एंड योगा? यस, ठीक है. तो पहला क्या था आपका? मैम एक तो लिया था एडल्ट विद रेमेटॉइड आर्थराइटिस योगा यूज. इसमें कोई टॉपिक है आपका ये योगा फॉर ट्रीटिंग रेमेटॉइड आर्थराइटिस या
इसमें से ये कोई था मैम, ये था मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड योगा एंड पेशेंस, ये वाला था। इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड योगा इन पेशेंट विद रेमेटॉइड Yes. आर्थराइटिस। ठीक है, तो इस पेपर में जो है कोई दिक्कत आई आपको? ऐसे इसमें तो ईयर क्या है और ये सब पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी? नो मैम, ये तो समझ आ गया। ये समझ में आ गया, ठीक है। Yes. जर्नल का मैम नाम है मुझे यहाँ पे ये जो mdpi.com था, तो ये हम्म। वही जो आपने जैसे सेज का बताया, ये वही है हाँ, क्या? हाँ, बिल्कुल publisher? बिल्कुल। ये सब ना पब्लिशर हाउस है, जैसे फ्रंटियर हो गया, सेज हो गया, एमडीपीआई हो गया, ये सब पब्लिशर हाउस है जो जर्नल पब्लिश करती है। और हर जर्नल ना, जैसे आप मान लीजिए कि आप आर्थराइटिस का भी एक जर्नल होगा, कैंसर का भी जर्नल अलग होता है, बच्चों का जर्नल अलग होता है, तो जो जिसका जर्नल है उसी में हमें पब्लिश करना होता है। मैम ये स्पिरिचुअलिटी का भी अलग है क्या ऐसा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है, इवन कि आपका हिंदी में भी आता है, एक माटी करके है, वो हिंदी में भी लिख सकते हैं आप पेपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैम और ये जो यहाँ पे MBTS है, ये क्या है? कहाँ पे? अच्छा, बैलेंसिंग द मैनेजमेंट। MBTS, अच्छा, ये एमबीटी जो MBTS, यस। एमबीटी इनका शॉर्ट फॉर्म होगा। बहुत सारे पेपर में क्या होता है ना, जैसे कि रेमेटाइड आर्थराइटिस को एक बार इन्होंने लिख दिया रेमेटाइड आर्थराइटिस, फिर बाद में इन्होंने आरए कर दिया। उसी तरह एमबीटी भी इनका कुछ वर्ड होता होगा। जब भी हम रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, तो जब बहुत बड़ा वर्ड होता है, ठीक है, तो उसका हम शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, और वही शॉर्ट फॉर्म फिर आगे पेपर में चलता रहता है। जैसे मान लीजिए इसको हम खोलते हैं, देखते हैं इस पेपर को। तो ये देखिए, ये है ना माइंड बॉडी थेरेपी, यहाँ लिखा हुआ है ना माइंड बॉडी थेरेपी को इन्होंने Yes. एमबीटी लिख दिया है। और ये अब फिर ये एक ही बार लिखेंगे माइंड बॉडी थेरेपी, उसके बाद बराबर ये एमबीटी ही लिखेंगे। ठीक है। ओके मैम। अच्छा, आप लोगों ने देखिए, सबसे अच्छा पेपर पढ़ने का और समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना सिनॉप्सिस पढ़िए। जो मैंने सिनॉप्सिस का फॉर्मेट भेजा है ना, उसमें लिखा हुआ है कि क्या आपका जो इंट्रोडक्शन होता है ये हमेशा दूसरों के पेपर के बेस्ड होता है। यहाँ जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, ये बस ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि इन्होंने रेमेटाइड आर्थराइटिस पे क्यों किया ये रिसर्च। तो जो भी इंट्रोडक्शन में है वो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे लिखा है ना 7, 8, ये देखिए ये पेपर का रेफरेंस यही साइट किया है इन्होंने, ये साइटेशन ही है आपका। ये इस पेपर को साइट किया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये यहाँ पे जितना वर्ड लिखा है ना कि ओवर द लास्ट डिकेड देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन स्टडी रिगार्डिंग नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ आरए, दैट इज rheumatoid arthritis, in addition to the pharmacological treatment thereof. अब these non pharmacological process, मतलब ये जितना भी चीज लिखा हुआ है, आप अपने पेपर में कुछ भी अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। ये नहीं कि एक यूट्यूब बना रहे हैं, जो मेरे मन में आया मैंने बना दिया। रिसर्च में आप जो भी लिख रहे हैं, आपको प्रीवियस स्टडी से, यानी तो एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू जो ऑलरेडी योगा टेक्स्ट में लिखा है उस बेसिस पे देना होगा। मैम आपने we can't we write on our own? We can write our own Because paper is we have to write in our own understanding. No. I am here you are giving the justification of your study. Okay, justification. So Okay, in the justification introduction you are giving the justification that the population of India this much, and the prevalence of arthritis is this much, and in the coming year the population will be this much. That's why I am doing my research on this topic. Okay. Clarification. The introduction you are giving the justification of your study, that why you are doing this study. Okay. So you have to cite the paper on the basis of where already it has been done, or already it has been done. It was written here. Whatever I am writing here, whatever I justify here, it is there already. It is there already. It is. You have to justify your study. So in the entire introduction section, you have to justify your study, that how this is a socially relevant to the society. Why you are doing this research? What is the motive behind this? Okay, so you are giving justification based on the previous study. आप एक इंट्रोडक्शन जब भी देते हैं, आप लोगों ने वो देखा है क्या जो मैं भेजी थी आप लोग को सिनॉप्सिस का फॉर्मेट? like just ओके, मैंने ग्रुप में डाला है ना? It's there in the group. It's there in the group. It's there in the group ना?
आई थिंक बहुत ऊपर होगा ये सिनॉप्सिस। हम्म। Class 4 on that day you uploaded. Class 4 का था. हम्म। अच्छा वो चला गया। No, download हो रहा है. Download. अच्छा हाँ डाउनलोड हो रहा है ये। मैम एक और किया था, हम्म जो अयंगर योग से किया था, तो उसमें ना एक आया था मैथड्स पायलट स्टडी। हम्म। तो फिर ये पायलट स्टडी क्या होता है? और इसमें जैसे जब रिजल्ट का भी देखा था ना, तो आप बोल रहे थे मीडियन और मीन वगैरह निकालना, तो वो सब भी उसमें था रिजल्ट में। हाँ पायलट स्टडी होता है, ये क्वेश्चन भी आता है आपका। पायलट स्टडी होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक पायलट स्टडी की थी और फिर मेन स्टडी की थी। पायलट स्टडी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक योगा मॉड्यूल डिजाइन की, कि जिनका भी एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है वो आपको मेंटल इफेक्ट, वो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, साइकोलॉजिकल वेरिएबल भी इन पे, आप बहुत देर तक स्क्रीन देखते हैं ना, तो आपको जो है एक मेंटल प्रेशर बनता है, जो हम साइकोलॉजिकल वेरिएबल में एंजाइटी, डिप्रेशन ये सारे बोलते हैं, ठीक है। तो जब मैं पहली बार एक योगा मॉड्यूल बनाई इस टॉपिक पे, तो मुझे एक पायलट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ था, ये मॉड्यूल फर्स्ट टाइम बना था, तो मुझे एक पायलट स्टडी करना था। पायलट स्टडी इसलिए करना होता है कि हमें फिजिबिलिटी देखना होता है, कि मैंने कोई ऐसा आसन तो नहीं दे दिया कि जो बच्चे कर ही नहीं पा रहे हैं, मैंने कुछ ऐसा ये तो नहीं दिया जो जो उनके लिए हार्मफुल है, कि वो मतलब उनसे हो नहीं पा रहा है। तो जब भी हम फिजिबिलिटी देखते हैं किसी स्टडी की, तो हम एक छोटे सैंपल साइज पे करते हैं, जैसे 20-21 बच्चों पे मैंने कर लिया, मुझे लगा नहीं इसकी मतलब ये ठीक है, मतलब जितना भी आसन प्राणायाम लिए मैंने लिया है, उन बच्चों ने कहा कि हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद भी देखी इस चीज को कि बच्चे आराम से कर रहे हैं, ठीक है। और इसका फर्क पड़ा कि नहीं, मतलब बड़े स्टडी को नहीं करके मैं पहले एक छोटा स्टडी की। जब मेरा छोटा स्टडी, जब पायलट मतलब होता है छोटे प्रोजेक्ट, जो छोटा प्रोजेक्ट होता है ना उसको हम पायलट बोलते हैं। तो जब भी हम कोई एक छोटा स्टडी करते हैं बड़े स्टडी के पहले, तो हम उसको पायलट स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो पायलट स्टडी करने के बाद आप देखिएगा एक मेन स्टडी भी होता है। जैसे कि पहली बार जब मैंने किया था स्टडी, जो पहले योगा मॉड्यूल में बनाई थी, उस मॉड्यूल में मैं 20 से 30 बच्चों को ली थी, कि एक आधे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में थे, आधे कंट्रोल ग्रुप में थे, बस ये देखने के लिए कि उनकी फिजिबिलिटी क्या है, वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये सब चेक करने के लिए बड़े सैंपल पे नहीं करके पहले मैं ये सब देखने के लिए छोटे सैंपल पे की, उसके बाद फिर मैं 112 सैंपल पे की, ठीक है। कि और उसमें मुझे जो लगा कि नहीं ये आसन नहीं कर पा रहे, तो उस आसन को हटा दो, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा है तो उसको हटा दो। तो पायलट स्टडी करने का मतलब होता है कि एक बड़े प्रोजेक्ट पे जाने के पहले एक छोटे प्रोजेक्ट पे हमने काम किया, जब छोटा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद फिर हम एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे गए। तो जब भी एक छोटा स्टडी करते हैं तो उसको हम पायलट स्टडी बोलते हैं। अभी कोई क्लास है आपकी? नहीं मैम. मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है। No. देखिए ये आपको जो मैंने भेजा है, ये आपका सिनॉप्सिस है, या आपको जब भी मीन्स एक होता है ना रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है आपको, आपका जब पीएचडी में भी एडमिशन होगा तो अपने टॉपिक पे आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा, ठीक है। तो ये रिसर्च प्रपोजल की तरह ही है, ये सब तो आपको समझ में आ ही गया है कि यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर का नाम लिखना है, यहाँ पे जो है आपको गाइड का नाम, को गाइड का नाम, अगर को गाइड है आपके तो, ठीक है। Yes. ये मैं एक बार बता देती हूँ आपको, तो इससे आपको पेपर पढ़ने में सुविधा होगा। अच्छा देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे ठीक से आया नहीं है एक्चुअली। Standard notations. ये देखिए जब भी ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ट्रांसलिटरेशन कोड होता है, और ये योगा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है कि हम एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू भी करते हैं, ठीक है। तो अब सबको तो संस्कृत हिंदी पढ़ने आता नहीं है, लेकिन इंग्लिश सब लोग जानते हैं, तो उसका क्या जो है फोनेटिक होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम योगा रिसर्च में मान लीजिए हम संस्कृत में कुछ लिख रहे हैं, यहाँ ठीक से आया नहीं है ये एक्चुअली, तो इससे पता लगता है कि हमें इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड जब भी आपका पेपर पब्लिश होता है तो ये सब पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है ना, ये आप ही को नहीं दिख रहा है। आपके पास चाइनीज पेपर भी आ रहा है, आपका इंडोनेशिया का भी पेपर आ रहा है, आपके पास यूएस का भी पेपर आ रहा है ना।
तो ये ट्रांसलिटेशन होता है कि अगर एयू का लिखा है तो आओ पढ़ेंगे, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, ठीक है। फिर आपके ये कंटेंट है, इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, आपका रिव्यू ऑफ एंशिएंट लिटरेचर जो मैं बताई थी, अगर आप योगा पे करना है तो आपको योगा किस बुक में लिखा हुआ है, कैसे जो है रिलेटेड है, वो सारा कुछ लिखना होता है। अब देखिए जो मुझे आपको समझाना है, जब भी आपका इंट्रोडक्शन होता है पेपर में भी ऐसे ही होता है और आपको अपने सिनॉप्सिस में भी ऐसे ही लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में आप जस्ट जस्टिफाई करते हैं कि आप ये प्रॉब्लम पे काम क्यों कर रहे हैं या इस टॉपिक पे आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं। लिटरेरी रिसर्च आपका दो तरह से होता है। देखिए जैसे लिटरेरी रिसर्च हो गया रिव्यू ऑफ एंशिएंट लिटरेचर। एंशिएंट लिटरेचर हो गया कि इसमें आपको जो भी योगा टेक्स्ट में लिखा है, आप जिस भी डिजीज के ऊपर कर रहे हो या जिस भी टॉपिक के ऊपर जो भी टॉपिक है आपका, वो आपके योगिक बुक में भी लिखा होना चाहिए उसके बारे में, चाहे वो आयुर्वेदा में लिखा हो, चाहे वो उपनिषद में लिखा हो, चाहे वो वेद में लिखा हो, कहीं पे भी लिखा हो। तो आपको वो भी सूत्रार्थ जो है आपको यहाँ पे रखना होगा। दो तरह से हम लोग जो है योगा में लिटरेरी रिसर्च करते हैं। एक तो आपका बेस्ड ऑन एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू और दूसरा है बेस्ड ऑन साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू। साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू में बता दी जैसे हम गूगल स्कॉलर से करते हैं, पबमेड से करते हैं, ठीक है। समरी टेबल ऑफ, बस वही जो हम अभी जो आप लोग बना रहे हैं ना लिटरेचर रिव्यू वाला टेबल, ठीक है, वो आपको यहाँ पूरा पूरा टेबल डालना होता है जो अभी आप बना रहे हैं कि इसका टाइटल क्या है, इसके ऑथर क्या है, ठीक है, वो एक्सेल सीट में आपको यहाँ पे डालना होता है। आपके स्टडी का एम एक ही होगा, ठीक है, एम ऑफ स्टडी हमेशा एक ही होता है, दो तीन एम नहीं रखना है इसमें। तो आपने पहले लिख दिया एम ऑफ स्टडी। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी होता है जैसे मान लीजिए कि मेरा एम ऑफ स्टडी था एक योगा मॉड्यूल डेवलप करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम हो वो कम हो, टू डिक्रीज द स्क्रीन टाइम। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि जितने भी इसके हार्मफुल है, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ज्यादा स्क्रीन देखते हैं तो बच्चे का डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो जाता है, एंजाइटी आ जाता है, बहुत बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी कम करना, स्क्रीन टाइम को भी कम करना। उसके जितने भी जो है आपके जितने भी जो है आपके जितने भी वेरिएबल्स इससे एसोसिएटेड है उसका असर क्या है इसके ऊपर, उसका इम्पैक्ट क्या है। जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी है ही आपका, जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी है कि इस तरह का मॉड्यूल कभी भी बना नहीं है। ऑलरेडी स्क्रीन टाइम पे बहुत सारे जो है एजुकेशनल गाइडलाइन आए हैं लेकिन योगा मॉड्यूल नहीं बना है, ठीक है। हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस कुछ नहीं होता है। आप जो वेरिएबल पढ़े ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, उनके बीच का रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप, हमारा टाइटल है इफेक्ट ऑफ आर्थराइटिस ऑन योगा, तो हमारे पास दो वेरिएबल है। एक क्या है, योगा है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के लिए भी कोई हम वेरिएबल लेंगे देखने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है। तो फिर हम दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो जब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन होता है तो इसको बोलते हैं रिसर्चर हाइपोथेसिस, ठीक है, या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये आप खुद, मतलब कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है, योगा और आर्थराइटिस के, जो योगा करेगा कुछ ना कुछ चेंजेस होगा उसमें, पॉजिटिव चेंजेस होगा। और नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों बराबर है। जो योगा कर रहा है उसके वो भी, उसका भी रिजल्ट सेम आएगा और जो नहीं कर रहा उसका भी रिजल्ट सेम आएगा। तो दो हाइपोथेसिस, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन होता है। एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इसको रिसर्चर हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। लेकिन जब भी हम स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं ना तो वो नल हाइपोथेसिस पे ही लगाते हैं। जो भी टेस्ट होता है वो नल हाइपोथेसिस के, ये मैं पढ़ाऊंगी अभी आपको, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी। पार्टिसिपेंट्स का है सैंपल साइज, ठीक है, आपने सैंपल साइज, हम यानी तो जो पायलट स्टडी अगर मैंने किया है तो उससे मैंने मेन स्टडी का सैंपल साइज निकाल लिया, यानी तो जो प्रीवियस स्टडी अगर मेरे टॉपिक पे हुई है वहां पे जितने सैंपल साइज है वही सैंपल साइज मैंने अपने पेपर में ले लिया। सिलेक्शन एंड सोर्स ऑफ पार्टिसिपेंट, कहाँ से कैसे सिलेक्शन किया है आपने, सोर्स कहाँ से था, हॉस्पिटल से था, स्कूल से था, किस ऑर्गेनाइजेशन से था। इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, एज का आपको देना है कि जैसे मान लीजिए आपका एज था 30 to 35 ईयर्स, तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में, मतलब इंक्लूजन क्राइटेरिया में 32 to 35 ईयर्स हो जाएगा, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में 35 के अबव आप नहीं ले रहे हैं और 30 के बिलो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। जिनको ऑलरेडी जो योगा कर रहे हैं उनको आप नहीं ले रहे हैं, जो ऑलरेडी योगा कर रहे हैं कहीं पे, है ना।
इथिकल कंसिडरेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप जहां से भी रिसर्च करेंगे जिस भी यूनिवर्सिटी से, उनका इथिकल कमेटी अलग होता है, सबका इथिकल कमेटी अलग अलग होता है, एक नहीं होता है, ठीक है। तो इथिकल कमेटी से जो है आपको नंबर मिलता है जब आपका इथिकली रिसर्च प्रूव हो जाता है, जो प्लानिंग फेज जब हमारा प्रूव हो जाता है, तो मैंने कहा था ना डिफरेंट बॉडी से हमें अप्रूवल लेना होता है, तो उसमें आपको एक अप्रूवल नंबर मिलता है, वो आपको लिखना होता है कि दिस मींस दिस द इथिकल नंबर और द इथिकल नंबर ऑफ माय रिसर्च इज सो एंड सो, ये आपको मेंशन करना पड़ता है यहाँ पे। दिस फॉलो हेलेंस्की, मतलब हर का इथिकल कंसिडरेशन अलग, मतलब अलग अलग होता है, बच्चों के लिए अलग होता है, जैसे हेलेंस्की होता है बच्चों का, अगर आप बच्चों के ऊपर करते हैं। अभी इथिक्स भी पढ़ना है आपको, आपने पढ़ा नहीं है अभी। डिजाइन ऑफ द स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, ठीक है। आपका क्वालिटेटिव रिसर्च किया है, थ्योरेटिकल रिसर्च किया है आपने, डिजाइन ऑफ द स्टडी आपने कैसे डिजाइन किया है अपने स्टडी को, ठीक है। आपके वेरिएबल्स क्या क्या है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इंटरवेंशन आपका योगा हो जाएगा कि आपने योगा इंटरवेंशन दिया है। डेटा एक्सट्रैक्शन और एनालिसिस, आपने डेटा एनालिसिस कैसे किया, अगर आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च किया है तो आपका एनालिसिस कैसे किया है, डेटा कहाँ से लिया है आपने, ठीक है। फिर ये है रेफरेंसेस आपके, और ये पेपर कैसे लिखना है, आपको रिसर्च सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, ये आपका यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन इसका जो है 14 होना चाहिए, साइज बोल्ड होना चाहिए, जो आपके ये हेडिंग्स है, ठीक है। ये सारा आपका वो लिखा है कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। तो अगर आपको संस्कृत श्लोका लिखना है तो उसके लिए अलग से आपको यहाँ पे जैसे न्यू टाइम्स रोमन आ रहा है ना, यहाँ पे आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा संस्कृत श्लोका के लिए, आई ट्रांसलेटर 99, ठीक है। ये डाउनलोड करेंगे तभी आपका संस्कृत वर्ड लिखाएगा आपके इसके ऊपर। All the text, paragraph, alignment should be justified. There should not be break in the word at the end of the line. Print should be taken in single side only. ठीक है। तो अब जब इसका हार्ड कॉपी लेंगे तो कैसे लेना है, ठीक है। तो ये आपका है सिनॉप्सिस। अगर आप इसको बना, इसी के बेसिस पे आपका पेपर भी लिखा हुआ, जो आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं ना, आप लिटरेचर रिव्यू में यही कर रहे हैं कि उन्होंने आप जब पेपर पढ़ेंगे ना तो यही सारे चीज के बेसिस पे दिया हुआ है। इसीलिए मैं आपको अभी ये दिखा दी कि उसका एम ऑफ स्टडी आप देखिएगा, यही सब उसमें लिखा होगा आपका, जो भी उनका डिजाइन है, उन्होंने कैसे डिजाइन किया है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है, इतना चीज ही लिखा होता है पेपर में भी। मेथड क्या है, पार्टिसिपेंट कौन है, स्कूल के बच्चे हैं, पेशेंट है, कौन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही लिखी होती है उसमें भी। तो एक बार इसको देखिए और इसको करना शुरू कर दीजिए, अपना टॉपिक लिखिए, आपका एम क्या है, आपको कोई कैसा स्टडी करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये शुरू कर दीजिए। हम करना है इसको, ये कर लिया आप तो आपका समझिए रिसर्च कंप्लीट हो गया। फिर मैम जैसे आपने बताया कि हम जो रिसर्च में दे रखा है वही एप्लीकेशन जैसे आसन और प्राणायाम दे सकते हैं, या फिर वो किसी टेक्स्ट मतलब ऑथेंटिक टेक्स्ट हो उससे हम दे सकते हैं, उसके अलावा ऑथेंटिक होगा तो उससे नहीं दे सकते हैं। हाँ, उसमें आपको दो ही तरह से दे सकते हैं, या नहीं तो आप जो पहले योगा टेक्स्ट में लिखा हो उसके बारे में, या नहीं तो जो ऑलरेडी जिसके ऊपर रिसर्च हुआ हो। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी आसन, मैं सूर्य नमस्कार ही दी, तो सूर्य नमस्कार दोनों की तरफ से दी, वो योगा टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, और वो लिटरेचर रिव्यू, जो मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू है ना, जो हम गूगल के थ्रू कर रहे हैं या पबमेड के थ्रू, सूर्य नमस्कार का उसमें भी बहुत सारा पेपर है। तो मैंने क्यों लिया है उसको जस्टिफाई किया है मैंने, ठीक है। मैम जैसे आसन प्राणायाम मुद्रा बंद ये ऑथेंटिक बुक है, इसमें से हम ले सकते हैं क्या? हाँ, आपको बस उसका रेफरेंस देना होगा, उसपे श्लोका होना जरूरी है। सिर्फ लिखा हुआ है उसमें कोई श्लोक नहीं होना, कि आप वो कनेक्शन होना जरूरी है, जो भी आप टॉपिक पे कर रहे हैं ना, और आप मान लीजिए कोई टॉपिक बना रहे हैं या किसी पर्टिकुलर आसना या प्राणायाम पे कर रहे हैं, कनेक्शन होना जरूरी है उसका, ठीक है। हाँ लाभी जी बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। यस मैम। मैम जैसे एक टॉपिक में हमें कितनी रिसर्च करनी होती है? जैसे आपने बताया कि आपने पायलट रिसर्च भी की है या तो और भी जो की है, हाँ तो हमें एक टॉपिक में नहीं एक्चुअली क्या है ना, मेरा टॉपिक था एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के ऊपर, तो मैं एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के ऊपर टॉपिक था मेरा, और मैं एक सर्वे भी की थी, एक पायलट स्टडी भी की थी, एक मॉड्यूल डेवलपमेंट भी की थी, और एक जो है मेन स्टडी भी की थी, आरसीटी स्टडी। तो 3 स्टडी थे मेरे एक ही टॉपिक के ऊपर,
तो मैं मॉड्यूल भी खुद डिजाइन की थी, और एक नीड असेसमेंट सर्वे होता है कि इसकी जरूरत क्या है। जैसे मान लीजिए आप लोग दिन भर स्क्रीन पे अपनी क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मैं इसके ऊपर भी लूंगी कि आपको क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। 45 मिनट्स का सेशन होना चाहिए, आई ब्लिंक करना चाहिए जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो सब का एक दिन मैं क्लास लूंगी, जो भी रिसर्च के थ्रू हुआ है ना अभी तक, वो एक क्लास दूंगी मैं आपको। प्लीज, इस समय बहुत रिक्वायरमेंट भी है एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ। तो ये क्या है, आप देखिएगा कि जब आप बहुत देर तक ऑनलाइन अपना क्लास कर रहे होते हैं या बहुत देर तक ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते हैं स्क्रीन के थ्रू ना, तो आपके हेडेक होना शुरू हो जाता है, आपका बिहेवियर थोड़ा डिस्ट्रप्टिव हो जाता है ना, ऐसा फील करते होंगे आप। तो ये चीज होता है, ठीक है। इस पे बहुत सारे एजुकेशनल प्रोटोकॉल भी बना है, वो सब मैं बताऊंगी आपको कैसे इसको ओवरकम करना है। मैम, ये टॉपिक था मेरा। मैम जैसे थेरेपी योगा देना है, जैसे साटी का क्या हमको किसी को देना है, मतलब कि एज अ योगा टीचर, तो मैम हम लिटरेचर रिव्यू से आइडियाज लेकर के थेरेपी भी दे सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई ऑलरेडी जो रिसर्च हुई है, ठीक है, और किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ है, तो आप बिल्कुल उस पेपर को जो है शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, और आप बोल सकते हैं कि ऑलरेडी इस टॉपिक पे रिसर्च हुआ है और इस रिसर्च पेपर के बेसिस पे ही मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ जानना हो, तो सबसे अच्छा तरीका है आपका, आप जो है आप अब जान गए हैं कि पेपर कैसे देखते हैं और कैसे होता है सारा चीज, तो आप गूगल स्कॉलर पे जाइए, पबमेड में जो ऑथेंटिक सोर्स है वहां से आप अपना इंफॉर्मेशन लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, आज बहुत लंबा क्लास हो गया है हमारा। बट इट वाज क्वाइट वेरी इंफॉर्मेटिव ना, वो हमको पता चला ना वही सिनॉप्सिस कैसे करना। हाँ, तो ये Yes. अगर आप ये कर लेते